तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुबह सवेरे के लाइव सेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेशन ऑन एजुकेशन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स। तो जो साथी जुड़े हैं उनका अभिनंदन है, और जो साथी जुड़ नहीं पाए हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग इसका देखेंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, वीडियो ऑडियो क्लियर है, तो हम लोग सेशन को जी आगे। सर, बिल्कुल सर। ओके सर। बहुत बढ़िया सुधीर कंबोज जी, आप सुबह जल्दी जुड़ जाते हैं इसलिए आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो खोवत है। अ, थोड़ी देर के लिए खोवत है, जब वो जग जाएगा तो फिर पालेगा। सही है ना सुधीर जी? जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। और जिस तरह से सूरज रोज उदय उदय होता है उस तरह आपका भी उदय उदय होता है, तो आप प्रकाशमान रहें उसके लिए क्या करना होता है सुधीर जी? जिस तरह सूरज जो है प्रकाशमान होता है उस तरह से आपको भी प्रकाशवान होने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए ज्ञान, अच्छे विचार, अच्छा सद्भाव, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, अच्छा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के गुण भरने होंगे। और उस गुण जी के साथ जो है सर। कर्तव्य पथ पर चलना होगा, है ना? तो आज चर्चा करेंगे हम लोग बिल्कुल सर। सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे। नाम सुना है इसका सुधीर जी? सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम बहुत ही महत्वाकांक्षी सब्सिडी स्कीम्स है। जी सर, इसका नाम सुना सर। एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग एजुकेशन लोन कल भी आपने पढ़ाया था, उसमें भी बताया था इस बारे में। जी सर। बहुत बढ़िया। तो जब भी एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो प्रियरिटी सेक्टर का अहम हिस्सा है। और एजुकेशन लोन जो है किसी भी ह्यूमन पोटेंशियल की क्षमता को बढ़ाता है, उसको चरित्रवान बनाता है, जो कि फिर बाद में देश के हित के लिए वो योगदान करता है। इसीलिए एजुकेशन को जो है प्रियरिटी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है। और एजुकेशन के लिए सरकार ये चाहता है कि अगर कोई वीकर सेक्शन परिवार से कोई स्टूडेंट आता है और हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो पैसों की कमी की वजह से कहीं उसकी पढ़ाई वंचित न हो जाए, इसके लिए सरकार जो है उन्होंने ये योजना लाई है, और उसको सब्सिडी, जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स जो है उसको प्रोवाइड कराती है। ये स्कीम जैसे क्या होता है, जो सक्षम है वो तो जिस समय एजुकेशन लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन के मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट सर्व कर देते हैं। लेकिन जो सक्षम नहीं है, वीकर सेक्शन में है, वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस पढ़ाई करने के बाद वो अच्छा सक्षम बन जाएगा, कहीं जॉब लग जाएगी या कोई अच्छा अंतरप्रेन्योर बन जाएगा, उसके बाद वो चुकाता है। तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स लॉन्च किया, जिसे सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स कहा गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन आईबीए मॉडल एजुकेशनल लोन स्कीम। जो जो भी एजुकेशन लोन होते हैं वो एक आईबीए मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम्स है। आईबीए जो नए एजुकेशन लोन की एक मॉडल स्कीम निकाला है, और उस मॉडल स्कीम्स के तहत जो भी लोन दिए जाएंगे उनको जो है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। द सब्सिडी इज एप्लीकेबल ओनली द लोन्स गिवन फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड इन इंडिया फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो क्लियर बात कि ये जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है, भारत में स्टडी करने के लिए, हाँ हाँ, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन होता है उसका। अ, तो ये जो सब्सिडी स्कीम्स है, वो सब्सिडी स्कीम्स किन्हें मिलेगा? ऐसे स्टूडेंट जो 12th स्टैंडर्ड के बाद प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स करने के लिए एडमिशन लेने ते जाते हैं और इंडिया में वो पढ़ते हैं और लोन लेते हैं, तो उनको जो है ये सब्सिडी स्कीम्स का फायदा मिलेगा। और ये किनको मिलेगा? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, जिनके पेरेंट या जिनके फैमिली इनकम जो है एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है जिसको आगे पढ़ेंगे, तो उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो पहली चीज है ये सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है। इसको इम्प्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्ट डिपार्ट डेवलपमेंट है। और फिर
ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम मिलता है आईबीए मॉडल एजुकेशनल लोन स्कीम्स में। और ये सब्सिडी स्कीम जो है आफ्टर ट्वेल्थ टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन जो इंडिया में करने जाते हैं उनको मिलता है। बहुत बढ़िया। एजुकेशन लोन जो आईबीए मॉडल में जिन्होंने लिया है, और इसमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इनमें जो कहा गया है, उनका पेरेंटल इनकम जो है अप टू ₹4.5 लाख पर एनम जो है होना चाहिए। अगर 4.5 लाख रुपए तक के सालाना इनकम उनके पेरेंटल इनकम है, उनके जो पेरेंट्स की इनकम है, तो उसको जो है इस सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स की एलिजिबिलिटी होगी। अब यहाँ पर पेरेंटल इनकम का मतलब क्या है सुधीर जी, पेरेंटल इनकम का? सर मदर और फादर की इनकम से। मदर फादर की जो इनकम है, वो अगर दोनों की मिला के भी 4.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला अगर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स का, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि इनका जो फैमिली इनकम का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है या फैमिली इनकम का जो क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए, वो 4.5 लाख पर एनम पेरेंटल इनकम का। 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4.5 लाख रुपए है तो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स का फायदा मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है, ये कौन कौन से स्टूडेंट्स को एलिजिबल होंगे? तो पहले एलिजिबिलिटी तो ये हो गई कि वो ट्वेल्थ के बाद प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए जा रहा है, जो इस यहाँ पर पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ है। The student enroll in professional technical courses only from NACC, NAACC। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो हमने बताया कि आफ्टर ट्वेल्थ प्रोफेशनल और टेक्निकल जो आप उसमें होना चाहिए, एडमिशन के लिए जाना चाहिए, और वो एनएसीसी से अप्रूव होना चाहिए। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल होता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एसेस करता है। ये ऑटोनोमस बॉडी है। NAAC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सुधीर जी? NAAC। सी। ये क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडी क्या करता है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं इंडिया में उनको एसेस करता है और एक्री एक्रीक्रेडिट करता है उसको। जैसे उनके परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करता है, और उसको जो है सर्टिफाई करता है, उसकी वैलिडिटी को जो है सर्टिफाई करता है। फिर उनके क्वालिटी स्टेटस को जो है वो रैंकिंग करता है, इवेल्युएट करता है उनके परफॉर्मेंस आधार पर। तो जो NACC होता है, एन मेरे को CC 2 बार निकल रहा है ना? बैंक वाले हैं ना सुधीर जी? तो वो CC कैश CC आता है ना? कैश क्रेडिट याद आता है। कैश क्रेडिट किया जाता है। तो बाकी ये NAAC है। तो NAAC जो है 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी यूजीसी के द्वारा। यूजीसी को तो जानते हैं ना, यूजीसी को, जिसको बिल्कुल सर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन, जी सर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है NAAC का बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है। तो इनका एक ऑब्जेक्टिव इसलिए बनाया गया था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनका इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस हो पाए, उनका इवोल्यूशन हो पाए, उनका जजमेंट हो पाए, और अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनका पनिशमेंट हो जा पाए। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है जो असेस करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। तो इसीलिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट इनरोल इन प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज ओनली फ्रॉम NAAC। Accredited institutions are professional technical programs accredited by NBA, are institutions of national importance, are central funded technical institution CFTIS। तो इनके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। और ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, which do not come under the ambit of NAAC और NBA। तो जो NAAC है और NBA है, NBA का भी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। दोनों जो हैं इसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन।
क्या बोलते हैं सुधीर जी? नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीडिएशन सर। एग्रीडिएशन। और ये क्या है, दो मेजर बॉडी हैं, NAAC और NBA। ये हायर एजुकेशंस के एक्रीडिएशंस और हायर एजुकेशन की इवैल्यूएशन करने के लिए, तो ये दो मेजर बॉडी हैं, रिस्पॉन्सिबल बॉडी हैं। तो इसीलिए उनको जो है यहाँ पर दिया है। तो पहले तो मैंने वो NACA के बारे में बता दिया आपको। और ये अप्रूव करते हैं, और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशंस, और इनकी स्थापना भी 1994 में की गई थी। AICTE एक्ट के तहत जो है इनकी स्थापना की गई थी। और ताकि ये क्वालिटी कॉम्पिटेंस प्रोग्राम्स जो ऑफर किए जाते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के, डिप्लोमा के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों के लिए ये क्या करते हैं, इनको एसेस करते हैं कि इनकी क्वालिटी क्या है। तो सरल तरीके से हम लोग उसको जान गए कि NAAC क्या है और NBA क्या है। तो इनके जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। साथ ही साथ जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग काउंसिल्स ऑफ इंडिया फॉर नर्सिंग कोर्सेज, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉ कोर्सेज, तो ये इनके द्वारा जो कोर्सेज अप्रूव किए गए हैं वो एलिजिबल होंगे सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स के लिए। तो यहाँ तक क्या क्लियर है सुधीर जी? जी सर बिल्कुल। चलिए, तो अभी तक हम एलिजिबिलिटी पढ़े हैं। एलिजिबिलिटी में पहली एलिजिबिलिटी देखे हैं कि आफ्टर 12th हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और वो अप्रूव हो NAAC और NBA के द्वारा। फिर उसके बाद उनमें पेरेंटल इनकम जो है 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एलिजिबल होगा सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स। और दूसरा जो महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी है कि ये उन एजुकेशनल लोन पे ही एलिजिबिलिटी होगी जो IBA मॉडल के द्वारा जो एजुकेशन लोन सुझाया गया है उसी पर ही लोन उनको दिया गया हो, तभी उनको ये सब्सिडी मिलेगी। अगला कंडीशन ये है इसमें कि जो, एक मिनट, admissible only for once either for undergraduation, post graduation, also admissible for integrated courses graduate for post graduated। अगर वो इंडिविजुअल भी लेते हैं तो भी एलिजिबल होंगे, या वो इंटीग्रेटेड कोर्स लेंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी वो एलिजिबल होंगे। और जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो ये कहा गया है कि अगर कोई कोर्स को डिसकंटिन्यू कर देता है, मिड टर्म में छोड़ देता है, तो उस या उसको जो डिसिप्लिनरी एक्शन से हटा दिया जाता है, तो उसको एजुकेशनल सब्सिडी नहीं मिलेगा। हाँ, क्या समझे सुधीर जी? जी सर, उसको एक ही कोर्स में एडमिशन लेना है सर, यूजी में, पीजी में, या कोई इंटीग्रेटेड नहीं, ग्रेजुएशन वो तो, पोस्ट हाँ, वो तो ग्रेजुएशन। किसी में भी ले सकता है, मतलब वो एडमिशेबल है, मतलब दोनों में। अगर सिंगल सिंगल लेता है तो भी मिलेगा बोल रहा है। बिल्कुल सर, अगर लेकिन, क्रॉस हाँ बीच में छोड़ लेकिन, देगा तो उसको नहीं मिलेगा सर। हाँ लेकिन वो बोल रहा है अगर दोनों वन से मिलेगा एक बार, यूजी में एक बार ही सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा बोल रहा है, या तो इंटीग्रेटेड लेगा तो मिल जाएगा बोल रहा तो है मिल ना। जाएगा जी सर। और दूसरा, अगर उसने वो कोर्स को छोड़ दिया, या उसका कोई गलत काम किया, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन से हटा दिया गया इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो उसको सेंट्रल सब्सिडी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेडिकल ग्राउंड से वो कोर्स का डिसकंटिन्यूशन हो गया मेडिकल ग्राउंड से मतलब उसको बीमारी हो गई कोई सी, और तबीयत खराब क्रिटिकल हो इलनेस गया, हो गई सर, बिल्कुल सर, कोई है। क्रिटिकल इलनेस हो गया और वो डिसकंटिन्यूशन हो गया, तो सब्सिडी मिलेगा। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एलिजिबिलिटी, जो यहाँ पर एक और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज आपके स्क्रीन पर है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स, इट मे बी नोटेड हियर दैट सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ अदर कंडीशन। बाकी चीजें सेटिस्फाई है जो हमने पहले डिस्कस करी। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सब्सिडी शैल बी अवेलेबल टू एजुकेशन लोन सैंक्शनड फॉर स्टडीज इन इंडिया फॉर एन अमाउंट ऑफ अप टू ₹7.50 lakhs ओनली। जो इंटरेस्ट सब्सिडी का जो बेनिफिट है, वो केवल केवल 7.5 लाख रुपए तक के अमाउंट को मिलेगा, भले ही वो लोन हायर अमाउंट के लिए सैंक्शन किया गया हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। The interest subsidy shall be available to education loans sanctioned for studies in India for an amount up to ₹7.50 lakhs only, even if the loan is sanctioned for the higher amount। इसका मतलब क्या समझे सुधीर जी, बताइए? जी सर, अगर अमाउंट 7.5 लाख से ऊपर भी हो तब भी इंटरेस्ट सब्सिडी का जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको जी।
7.5 लाख तक ही इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा सर? हाँ, 7.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट है वो मोरेटोरियम पीरियड के इंटरेस्ट सब्सिडी इंटरेस्ट मिलता है, मोरेटोरियम पीरियड का ही। जी सर, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर का जो आपने बताया था। नॉर्मली एजुकेशन लोन में क्या करते हैं बैंक, मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट मांगते हैं, केवल इंटरेस्ट मांगते हैं। जी सर। कि ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स वीकर सेक्शन के परिवार के बच्चों के लिए है, तो वीकर सेक्शन के बच्चों का इंटरेस्ट भी कहाँ से लाएंगे, इसीलिए वो इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट देती है, उसके लिए बजट आउटले रखती है। अब यहाँ पर 7.5 लाख रुपए तक, मान लीजिए 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, तो 7.5 लाख तक के जो इंटरेस्ट सब्सिडी होगा वो उनको मिलेगा क्लेम में, उनके इंटरेस्ट सब्सिडी में, बाकी ऊपर का उनको देना पड़ेगा। ये नोट यहाँ पर करने वाली बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफ़ी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो 4.5 लाख वाला है, और दूसरा ये 7.5 लाख का लोन के तक रुपए तक के आपके इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा सेंट्रल सेक्टर। और जो 4.5 लाख है वो पेरेंटल इनकम है, सालाना पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सब्सिडी 12वीं 12th आफ्टर 12th जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज के लिए जाएंगे, जो अप्रूवल होगा NAAC और NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिएशन, और नेशनल एसएस, क्या बताया था मैंने, नेशनल असेसमेंट, और बताया था नेशनल बोर्ड ऑफ बोर्ड एग्रीडिएशन, और बताया था नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन ऑफ एग्रीडिएशन काउंसिल है वो। दो हैं जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी, उनसे होना चाहिए। और उनकी स्थापना 1994 में की गई थी अंडर सेक्शन 10C ऑफ AICT एक्ट के तहत उनकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर देखिए, एलिजिबिलिटी एज पर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स is available for those accounts where no collateral security, no third party guarantee taken। जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है, ऐसे लोन पे दी जाएगी जहां पर कोई भी कोलेटरल, कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली गई है। तो सुधीर जी आप बताओ कि एजुकेशन लोन में कितने रुपए तक के लोन में कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कोलेटरल, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं ली जाती है? जी सर, 7.5 लाख तक के लोन में सर। 7.5 लाख की, तो 7.5 लाख रुपए तक के लोन में कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली जाती है, वहां पर ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स अवेलेबल होगा। ये जी सर, बात बिल्कुल। है ना। जी सर। नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए इसमें ही कहा गया है कि बैंकों को ये सलाह दी गई है कि किसी भी प्रकार का प्री कंडीशन ना बनाएं कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा तभी लोन होगा। नो ड्यूज सर्टिफिकेट नॉट टू बी इंसिस्टेड, मतलब उसको ये इंसिस्ट ना किया जाए, ये जोर जबरदस्ती ना किया जाए कि एजुकेशन लोन हम सैंक्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले कंडीशन ये है कि नो ड्यूज लाइए। However, branch should obtain a declaration and affidavit confirming that no loan is availed from the other bank। फिर भी बैंक जो है उनसे डिक्लेरेशन ले सकती है कि वो ये शपथ दे दे कि मैंने कहीं और से लोन नहीं लिया है। एजुकेशन लोन प्रियरिटी सेक्टर का एक अहम लोन है। एजुकेशन लोन के लिए गवर्नमेंट एकदम क्लियर है कि एजुकेशन लोन अगर एप्लीकेशन आपके पास आया है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास एप्लीकेशन आया, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपके रीजनल हेड के पास जाएगा रिजेक्शन के लिए। तो आप देखो कितने महत्वपूर्ण चीज़ है, आप सही तरीके से स्क्रूटनी उसका करना जरूरी है। क्रेडिट रिस्क रेटिंग, क्रेडिट रिस्क रेटिंग के लिए अलग अलग बैंकों का अलग अलग मैनुअल स्कोरिंग मॉडल होता है। ज़्यादातर बैंकों में जो मिनिमम स्कोर होता है, हर्डल पॉइंट 50 होता है। अगर 50 से नीचे आया तो उसको लोन सेंक्शन नहीं करते, अगर 50 आया तो लोन सेंक्शन कर लेंगे। 100 नंबर का रेटिंग होता है, 100 नंबर में 50 मिनिमम स्कोर होने चाहिए, फिर वो प्रपोजल सेंक्शन के लिए चला जाएगा। ये मैनुअल स्कोरिंग जो है उसके 4 पैरामीटर होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद तो उसके एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद जहाँ एडमिशन ले जा रहा है उसके कोर्सेज का इंफॉर्मेशन, और फिर एक एक्सपीरियंस रिलेटेड या उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल होता है। ये 4 पैरामीटर के आधार पर 100 नंबर होते हैं। अब आता है मिनिमम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज स्कोर। जब भी एजुकेशन लोन में जाते हैं तो मिनिमम ट्रांस यूनियन सिबिल जो है 700 मिनिमम होना चाहिए, क्री 5 मार्क्स 700, और एक्सपीरियंस 725 होना चाहिए। और
हो सकता है कि स्टूडेंट है, कहीं कहीं से लोन नहीं लिया होगा, कभी नहीं लिया होगा, ये भी हो सकता है। उसके लिए उन्होंने एक एजम्पशन दिया है। अगर किसी का सीआईसी स्कोर -1 आता है, तो -1 आता है तो उसका क्या मतलब है सुधीर जी? -1 आ गया किसी का तो। नो हिट है सर, मतलब ये कोई हिट नहीं हुआ, इस पे कोई लोन नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने कभी उसका क्रेडिट हिस्ट्री बना ही नहीं है, उसने ही बने। लिया नहीं। तो इसको भी कंसीडर करना है, उसको भी कंसीडर करना है। और अगर 50 लाख से ज्यादा का लोन लेता है तो दो सीआईसी रिपोर्ट लेना है। 50 लाख रुपए तक एक सीआईसी रिपोर्ट से काम चल जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में सीआईसी, अभी ट्रांस यूनियन सीआईसी जो है 700 है। 700 का थ्रेशोल्ड लिमिट है। 35 मार्क्स 700 है, एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा रहता है 725। प्रपोजल ऑफ एप्लीकेंट हु डू नॉट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री विथ ए स्कोर ऑफ -1 में बी कंसिडर्ड। जैसे किसी ने लोन नहीं लिया है, -1 स्कोर है, तो उसको कंसिडर करेंगे। साथ ही 50 लाख से ज्यादा लोन है तो उसको दो सीआईसी रिपोर्ट लेंगे। फॉर लोन अबव ₹50 lakhs, स्टिपुलेशन ऑफ स्क्रूटनी वेरिफिकेशन ऑफ CIR ऑफ 2 CICs। तो ये जानकारी मैं आपको दिया। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो होता है, प्रियोरिटी सेक्टर का एक अहम हिस्सा है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन में, रिवाइज गाइडलाइन में बात कही गई है कि जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनको एजुकेशन लोन देंगे एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसमें चाहे वोकेशनल कोर्सेज ही क्यों ना हो, अगर वो 20 लाख रुपए तक के लोन हैं, विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबिलिटी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज किया जाएगा। तो एक्चुअल लैंग्वेज यही है जो स्क्रीन पर लिखा है, नॉट एक्सीडिंग ₹20 lakhs। क्या लिखा है सुधीर जी? बिल्कुल सर, नोट एक्सीडिंग ₹20 लाख, 20 लाख से ज्यादा फॉरेन स्टडी या इंडियन, इंडिया में स्टडी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर तक काउंट किया जाएगा 20 लाख तक सर। बढ़िया। तो ज्यादातर अब मैं देखूं तो अगर आपके आरआरबी में ना, तो आरआरबी में अभी तक के जितने स्लाइड पढ़े हैं उनमें से तीन ही सवाल आता है। नेशनलाइज बैंकों में उससे ज्यादा सवाल भी आ सकता है, लेकिन तीन ही सवाल आता है। एक तो पेरेंटल इनकम कितना होना चाहिए, साढ़े नॉट चार लाख सर, जी सर, 4.5 लाख से ज्यादा नॉट नहीं। एक्सीडिंग 4.5 lakhs। जी सर। और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने रुपए तक के मिलेगा लोन में? 7.5 लाख तक। 7.5 लाख तक मिलेगा और सर। जी सर। प्रियोरिटी सेक्टर में क्लासिफिकेशन बीस 20 लाख लाख से सर। ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी सर। ये इतनी चीजें पूछती हैं। बाकी नेशनलाइज बैंक में जो भी जो हम पीछे पढ़े हैं, NAACC का, NAAC का भी पूछ सकता है, NBA का भी पूछ सकता है, और जो छोटे छोटे कंडीशन है उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो एक स्कीम्स यहाँ पर हो गया, है ना? एक स्कीम सेंट्रल सेक्टर जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स यहाँ पर हमने कर लिया। अभी एक दूसरी स्कीम्स जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जी एक सर, इसमें एक सर क्वेश्चन था कि मोरे